हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारा जो चैप्टर 4 है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन देते हैं, द सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सामाजिक तौर पर या अपने बिहेवियरल तौर पर वो बिल्कुल फिट है, फिट एंड फाइन है, तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, मीन्स वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सोशल, इमोशनल, behavioral aspect with respect to reproduction, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है, ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो किसके रिस्पेक्ट में, रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में अगर ओके हैं, तो हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। मीन्स अगर वो इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, उसका बिहेवियर जो है वो ओके है, और वो इमोशनली जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत मतलब मेंटली प्रिपेयर हो, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थी। ठीक है, तो हम वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO ने जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाले डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होगा। रिप्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो उससे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, अगर जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जो इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज का नंबर बढ़ा देंगे, और इसके कारण जो एरिया होगा वो ओवर पॉपुलेट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस टर्म को नाम देते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फेंट जो है मतलब न्यूबॉर्न जो है, उनकी मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, उसमें अगर कमी आए, या जो मदर्स हैं उनकी मृत्यु दर में कमी आए, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा, अगर मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी, तो क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज जितनी इंप्रूव होंगी, मॉर्टल रेट जो होगी वो कम होती जाएगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। थर्ड है, अगर बर्थ रेट मींस नेटेलिटी अगर बहुत ही ज्यादा है, नेटेलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सपेंड होगी। वैसे भी हमने जो इकोलॉजी है उसमें पहले पढ़ रखा है कि जो पॉपुलेशन होती है वो दो टाइप से ग्रो करती है। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बताई थी मैंने एक्सपोनेंशियल, जो कि नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं है, जबकि दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होगी वो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी जो होगी किसी एरिया की सॉरी वो अगर पहुंच गई है तो उससे आगे पॉपुलेशन ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी।
ठीक है। तो नॉर्मली जो होगा वो लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है और इसी लॉजिस्टिक ग्रोथ के चलते पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स जनसंख्या विस्फोट। अब क्या है, इस पॉपुलेशन को अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिजीज बढ़ेंगी, या फिर आप कह सकते हो कि शेल्टर चाहिएगा उनको, तो वो क्या करेंगे, फूड चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, तो वो क्या फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो फॉरेस्ट एरिया जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और आपकी एसिड रेन या ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो अर्थ पर दिखाई देंगे। ठीक है। इसके अलावा ओजोन या एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये सब चीजें जो है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से देखने को मिलेंगी। अब क्या है, अब हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है नेचुरल मेथड। ठीक है। नेचुरल में कई सारे हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या होता है कि जो मिल्क फीडिंग मदर होगी, जो न्यू बॉर्न को मिल्क फीड करा रही होगी, वहां पर ओवुलेशन की प्रोसेस सीज रहेगी। मतलब नॉर्मल कन्वेंशनल है ये कि 6 मंथ तक जो ओवुलेशन की प्रोसेस होगी वो ओवरी में नहीं होगी ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर ये देखने को मिले, लेकिन ये जो है वो एक मेथड हो सकता है। ये 100% जो इफेक्टिव है वो नहीं होगा। ठीक है। सेकंड होगा कॉइटस इंटरप्शन। कॉइटस इंटरप्शन का मीनिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ पेनिस बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है। जब कॉइटस हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, तो उस दौरान जो क्या होगी, इजैकुलेशन होगी, मतलब सीमेन जो होगा वो इजेक्ट किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उससे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको रिमूव आउट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो जो सीमेन होगा वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये जो होगा वो 100% इफेक्टिव होगा। ठीक है। थर्ड है यहाँ पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मीनिंग क्या होता है कि देखिए, हम क्या बताते हैं, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें 14th डे को ओवुलेशन होगा। इस ओवम का क्या होता है 13, 14 डे, मतलब 13, 14 और 15 डे, मतलब 3 डेज ये एम्पुलर रीजन तक पहुंचेगा। ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो ओवुलेशन हुई है उससे 1 वीक बाद और 1 वीक पहले हमें इंटरकोर्स नहीं करना। मीन्स जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से 7 डेज पहले और 7 डेज बाद वहां पर ओवम जो होगा वो नहीं होगा, या ओवम जो होगा वो एम्पुलर रीजन से आगे निकल चुका होगा। भाई इस वाले ड्यूरेशन में तो ओवम होगा ही नहीं, और इस वाले ड्यूरेशन में जो ओवम होगा वो क्या होगा, इस वाले ड्यूरेशन में वो ओवम जो होगा वो एम्पुला को क्रॉस कर चुका होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांस यहाँ पर नील होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये नेचुरल मेथड थे। सेकंड है बैरियर मेथड। बैरियर में क्या होगा, कोई बैरियर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने से रोकेगा। ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या क्या आएंगे, कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स। देखिए जो ये होते हैं, ये बैरियर मेथड क्यों दिया गया है इनको नाम, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये एक बैरियर प्रोड्यूस करेंगे इन द वे ऑफ मीटिंग ऑफ गैमेट्स।
मतलब जो प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की, उसके अंदर ये बैरियर प्रोवाइड करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट को मिलने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी होते हैं, और ये यूज एंड थ्रो होंगे। ये 100% इफेक्टिव है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही वाला मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप जो होंगी वो फीमेल्स के लिए होंगी, या क्या होती है ये, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंसर्ट की जाएंगी, और ये क्या है, इनको आप दोबारा यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो सीमेन आया है या जो स्पर्म्स आए हैं उनको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करने से रोक देंगे। नेक्स्ट है जो डायफ्राम्स होते हैं, या फिर जो क्या होती हैं वॉल्ट या सर्वाइकल कैप्स जो होती हैं, ये सब क्या होते हैं, ये भी बैरियर प्रोवाइड करेंगे इन द वे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में क्या होगा, हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी और इन डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवाना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर T, कॉपर 7 या मल्टीलोड। ये जो होते हैं ये क्या करेंगे, कॉपर आयंस रिलीज करेंगे, और ये कॉपर आयंस क्या करेंगे, ये जो स्पर्म होंगे उनकी मोटिलिटी को कम कर देंगे। मतलब वो जो जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उस स्पीड को डिक्रीज कर देंगे। अब क्या होगा, जो स्पर्म्स होंगे उनकी 2 या 3 डेज की लाइफ होती है और उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये 100% इफेक्टिव है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे कॉपर आयन रिलीज करते रहेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ पिल्स होती हैं, हार्मोनल पिल्स। ये पिल्स क्या करती हैं, ये हॉर्मोन्स का जो बैलेंस होता है उसको ऊपर नीचे करती है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो पिल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जो इंडिया के अंदर जो सबसे मोस्ट यूज में है वो CDRI ने बनाई है, सहेली भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लास्ट है जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। हार्मोनल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, या बिफोर कॉइटस जो स्पर्म जेलीज या स्पर्मिसाइड्स जो क्रीम्स होंगी वो यूज की जाएंगी, जो स्पर्म्स को किल कर देंगी। ठीक है, लास्ट है इसमें ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब होगी उसको कट किया जाएगा एंड टाई अप, उसको कट करके बांध दिया जाएगा ताकि जो ओवम होगा वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर ही नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट है मेल्स के लिए। मेल्स के लिए होती है वेसेक्टोमी। उसमें क्या किया जाएगा, जो वेस डिफरेंस होती है उसको कट किया जाएगा एंड उसको भी टाई अप कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो होंगे वो परमानेंट मेथड्स होंगे कॉन्ट्रासेप्शन के, या आप कह सकते हो कि इस केस में फर्टिलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा। अब आगे जो चांसेस होंगे वो नील हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो। ठीक है, तो दीज आर द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, या आप कह सकते हो कि दीज आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, मोस्ट अडेप्टेड इसमें मैंने बता दिया क्या है, कॉन्डोम्स है। ठीक है, अब है नेक्स्ट कई बार क्या होता है, जैसे एमनियोसेंटेसिस करवाई, एमनियोसेंटेसिस के बाद हमें ये पता चल गया कि जो फीटस है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसका इलाज नहीं है, तो उस केस में क्या करवाएंगे, जो प्रेगनेंसी है उसको मेडिकली टर्मिनेट करवाएंगे। या फिर कोई रेप केस है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं करना, तो उस दौरान एक स्पेशल प्रोसेस होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होगा, जो मेडिकल टर्मिनेशन होगा उसमें
मेडिकली मीन्स या तो भाई क्या होगा, 3rd या 4th मंथ से पहले पहले उसको जो प्रेगनेंसी होगी उसको टर्मिनेट किया जाएगा विदाउट एनी हार्म टू द मैटरनल टिश्यूज और मैटरनल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है एसटीडीज। अब देखिए कि एसटीडीज क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें बहुत सारी हैं। ये क्या होती है, ये ऐसी टाइप की डिजीज होती है जो या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू ही एक दूसरे को स्प्रेड होती हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, मोस्टली जो है इसमें सबसे कॉमन है एड्स, जो कि एक सिंड्रोम है। ठीक है, हमें पता है ये अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कौन से वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या करेगा ये वायरस सीधा जाकर इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और इम्यून सिस्टम अगर आपका अफेक्ट हो गया तो आपको कोई भी डिजीज बहुत जल्दी हो जाएगी, मल्टीपल डिजीज आ जाएंगी, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला गया है। मल्टीपल डिजीज आएंगी, बहुत सारे आपको सिम्टम्स आएंगे, और ये क्या होता है, ये अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स हो रहा है उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एड्स। ठीक है, ये सबसे पहले मंकी के अंदर देखी गई थी, अब जो है ह्यूमन के अंदर ये बहुत ही कॉमन है अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स परफॉर्म कर रहे हो तो विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, सेकंड है गोनोरिया, जेनेटिक वार्ड्स या जेनेटिक वार्ड्स एंड हर्ब्स, अलग अलग है ये। ठीक है, ये बहुत सारी जो डिजीज हैं, या फिर कई बार क्या होती है, क्लेमाइडियासिस होती है, जो क्लेमाइडो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से होती है ये। ठीक है, एक इसमें क्या आती है, सिफिलिस भी आती है, हेपेटाइटिस बी और सी भी आती है। सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये सारी जो हैं वो एसटीडीज के अंडर आती हैं। इनके आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और इनके जो सिम्टम्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एड्स को किससे डिटेक्ट करते हैं, एलिसा जो टेक्निक होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उससे इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जेनाइटल हर्प्स होते हैं वो हर्पेज वायरस से होते हैं, और जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उससे जेनेटिक वार्ड्स होते हैं। ठीक है, जो सिफिलिस होता है वो ट्रिपैनोसोमा से होता है। ट्रिपैनोसोमा जो होगा वो अगर इन्फेक्ट कर जाए तो वो सिफिलिस नाम की एसटीडी को कॉज करेगा, और ये जो होगा वो थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे को फैल जाएगा। ठीक है, जब बच्चे मतलब हम जब अपने फर्स्ट 5 इयर्स लाइफ के कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसके बाद हमें एक टॉपिक और रहता है इसका, वो है कई बार क्या होता है कि कोई जो कपल्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल मीन्स वो अपना जो रिप्रोडक्शन करके वो अपने ऑर्गेनिजम्स या अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं बना सकते, तो उनके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे कॉमन है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होगा, जो मान लीजिए किसी का स्पर्म काउंट कम है तो उनके स्पर्म्स लेकर, और जो फीमेल होगी उससे ओवम लेकर टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको फर्टिलाइज करवाया जाएगा। उसके बाद जब वो ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंच जाएगा तब उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवाया जाएगा, और फिर उसकी जो ग्रोथ होगी, फर्दर ग्रोथ जो होगी वो जो फीमेल पार्टनर होगी उसकी वॉम्ब के अंदर होगी। ठीक है,
सेकंड है इसमें GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं मींस जो मेल गैमेट होंगे, स्पर्म्स जो होंगे, अगर मान लीजिए जो मेल है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो जो मेल गैमेट्स होंगे या स्पर्म्स जिनको आप बोल रहे हैं, उनको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा, बिल्कुल जो ओवम होगा उसके बिल्कुल नजदीक इंजेक्ट करवाया जाएगा, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस जो हो वो 100% हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, जो जाइगोट होगा मींस जाइगोट को बना लिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद उस जाइगोट को कहाँ इंसर्ट करवाया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब वो फेलोपियन ट्यूब से खुद मूव करेगा, वहां पर वो डिवाइड भी करेगा, साथ साथ ब्लास्टुला स्टेज तक अपने आप आएगा और फिर खुद ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को करवाएगा। इसमें थोड़े चांस कम होते हैं, क्योंकि जो जाइगोट है, अब मान लीजिए वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाई, तो आपकी जितनी भी मेहनत आपने की है अब तक वो बेकार है, आपका जो जितना भी पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ICSI। इसमें क्या करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये मान लीजिए ओवम है, ठीक है, इस ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डाला जाए, तो वो क्या होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके जो चांस होंगे फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ही ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू GIFT। ठीक है, तो ये हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है इंडिया के अंदर वो बनाई गई थी 1978 में। 1978 में वो पैदा हुई थी, उसका नाम था दुर्गा नाम रखा गया था। और किसने बनाया था उसको, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो वो हमें उसकी डेट याद रखनी है। 1978 में बॉर्न हुई थी जो लड़की, वो टेस्ट ट्यूब बेबी से फर्स्ट बेबी इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब हमें इनकी फुल फॉर्म्स विद एक्सप्लेनेशन याद रखनी है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा हाफ ईयरली सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, वो टॉपिक मैं दोबारा बता दूंगी। ओके, थैंक यू।